बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी मार्च के नाम से लॉन्ग मार्च निकाले हुए है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध के अंदर सिंध हुकूक मार्च निकाल रखा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उम्मीद है कि हमारे इस्लामाबाद पहुंचने तक वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे देंगे। वो वज़ीर आज़म को बार बार ये कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत जाने का वक्त हो चुका है, आपके घबराने का वक्त हो चुका है, आप असेंबलियां खुद ही तोड़ के घर चले जाइए, हमारे लॉन्ग मार्च का यही मकसद है। तो दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो पहले से ज्यादा पुरएतमाद दिखाई देती है। हुकूमत ने इत्तेहादियों के साथ जो राबिते किए हैं उसके बाद हुकूमत को यह यकीन है कि इत्तेहादी उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। अपोजिशन की तमाम तर तहरीक जो है वो बेसूद रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब ये क्लेम करना शुरू हो चुके हैं कि इत्तेहादियों के बगैर भी तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। उसके लिए हमारा जो स्कोर है वो पूरा हो चुका है, हमने बेशतर अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तोड़ लिए हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान जो पहले से काफी पुरएतमाद हैं, जब से उन्होंने अवाम के लिए रिला ऐलान किया, आज वो बिला सूद कर्जों की तकरीब से खिताब करते हुए क्या कहते हैं, पहले वो हिस्सा थोड़ा सा मुलाहिजा कर लीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ FBR का, क्यों पहली दफ़ा पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हमने टैक्स इकट्ठा किया। दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं, तेल की, बिजली की। 5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है, 10 रुपए लीटर तेल और डीजल की कीमत कम कर दी है, क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा आया है। अब जितना ज़्यादा टैक्स देंगे वो सारा टैक्स मैं लगाऊंगा अपने नीचे लोगों को ऊपर उठाने के लिए, महंगाई कम करने के लिए। ये मैं आपसे, मेरा वादा है, वो सिर्फ आपके ऊपर लगेगा जिस तरह हमारा टैक्स बढ़ता जाएगा। वज़ीर आज़म ने अपनी गुफ्तगू में यह कहा है कि हमारे पास टैक्स ज़्यादा इकट्ठा हुआ, टैक्स अगर ज़्यादा इकट्ठा होगा तो रिलीफ आवाम को मुंतकिल किया जाएगा और वो रिलीफ जो है वो आवाम तक मुंतकिल करते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत को किस तरीके से ललकार रहे हैं वो भी मुलाहिजा कर लीजिए। ये तब्दीली नहीं तबाही है, ये नया पाकिस्तान नहीं महंगा पाकिस्तान। हुकूक आपको छीनना पड़ता है, ना उसका माजी है ना उसका मुस्तकबिल है। आपकी जद्दोजहद के नतीजे में इसका शादी हुकूमत हम खत्म कर दें। अब पाकिस्तान के अवाम रुकने वाले नहीं हैं। इमरान का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को ललकारा है। उनका ये कहना है कि अवाम का ये समंदर रुकने वाला नहीं है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, एक तरफ तहरीक अदम एतमाद का शोर था, अब वो अपोजिशन इत्तेहादियों पर जो पहले तकिया करती थी अब कहती है कि इत्तेहादियों के बगैर भी नंबर पूरे हैं। क्या लगता है आपको, अपोजिशन में कोई दरार पड़ चुकी है, कोई इख्तलाफ राय पैदा हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, अगर इस पूरे अदम एतमाद की तहरीक को देखें ना, तो सिर्फ एक शख्स है जो इस पर सबसे ज़्यादा मुतहर्रक है, जो अदम एतमाद की तहरीक को लाना और कामयाब करना चाहता है। उसका नाम मौलाना फजलुर रहमान है। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें तो पीपल्स पार्टी के अंदरूनी हल्के ये बार बार कह चुके हैं, क्लियर कह चुके हैं कि उन्हें फौरी इलेक्शन सूट नहीं करते, क्योंकि उनके पास एक सूबे की हुकूमत मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, जो क्या मरकज़ी जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ, वो फौरी इंतखाबात चाहते हैं। शहबाज शरीफ फौरी इंतखाबात नहीं चाहते। मुस्लिम लीग नून के मुतअद्दिद अफराद फौरी इंतखाबात नहीं चाहते। अब इसी पे चूँकि काफ़ी दिनों से ये ज़ोर शोर चल रहा था, काफ़ी दिनों से ये शोर मचा हुआ था कि अपोजिशन के स्कोर पूरे हो गए, अपोजिशन के स्कोर पूरे हो गए। अब अपोजिशन ने यह भी कह दिया कि हम बग़ैर इत्तेहादियों के हमारा स्कोर पूरा मदद में एतमाद लाएंगे। ऐसा मामला नहीं है। ऐसा इत्तेहादियों के साथ अगले 24 घंटों में दोबारा राब्ते शुरू होंगे। मैं आपको बड़ी खबर देता हूँ। अपोजिशन के अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों के साथ अगले 24 घंटों में फिर बड़े राब्ते शुरू होंगे। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। उसके बाद जिन लोगों के हवाले से एक लिस्ट बनाकर पेश की गई है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि ये MNAs जो हैं ये हमारे साथ राब्तों में हैं, इन MNAs ने कहा है कि हम अपना इस्तीफ़ा पेश कर देते हैं, हम जो है आपके हक में चले जाएंगे, आपके साथ चले जाएंगे। उनमें से 13 नाम थे ऐसे जिनके मतलब कन्फर्म इन्होंने किया था कि ये 13 अफराद किसी सूरत में हमसे दूर नहीं जाएंगे। मैं आपको उसकी भी बड़ी खबर दे देता हूँ। उन 13 अफराद पे जब काम हुआ तो उनमें से 11 लोग वो हैं जो ना सिर्फ हुकूमत को
बल्कि और भी किसी जगह ये यकीन दहानी कराए हैं कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। मैं आपको ये वसूख से कह रहा हूँ। और इसमें फैसलाबाद डिवीज़न, इसमें पिंडी डिवीज़न और इसमें जनूबी पंजाब से कुछ लोग थे जो बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब हुकूमत ने क्या किया है, हुकूमत ने भी अपने ताई कोई काम कर चुके हैं हुकूमती ज़राए के मुताबिक। देखें, ये तो सामने गेम आएगी तो फिर पता लगेगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कि 24 के करीब लोग हमने भी तोड़ लिए हैं। सही, 24 के करीब लोग वो हैं जो हमें वोट दे ना दें लेकिन मौके से गायब होंगे, बीमार हो सकते हैं, एंड टाइम पे साइड पे हो सकते हैं। अब इस सारे सिनेरियो में मौलाना फजलुर रहमान साहब हर सूरत में आइंदा 72 घंटों में अदम एतमाद लाने के कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास जो इतला है उसके मुताबिक आइंदा इस हफ्ते में अगर नहीं आती और अगले हफ्ते में अगर किसी वक्त आती है तो उसमें अपोजिशन को ज़्यादा परेशानी होगी, इसलिए कि आइंदा जो नेक्स्ट वीक जो होगा, मार्च का दूसरा हफ्ता जो होगा, उसमें हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसे मामला सामने आएंगे कि शायद वो अपोजिशन जो है उन मामलात के मतलब सोच भी ना सकती। यानी आपको ये लगता है कि पहला हफ्ता अपोजिशन को सूट करता है? दूसरा हफ्ता जो है आगे। तीसरी बात है कि जिनकी तरफ इशारे कुछ लोग कर रहे थे वो इशारे बंद हो गए। आज का इजलास, आज से पहले इजलास, आज से पहले मुलाकातें, और मैंने आज एक हुकूमती ज़िम्मेदार शख्स से पूछा, मैं कहा भाई अपोजिशन बड़ी पुरएतमाद है, मेरे पास भी कुछ इतलात हैं कि आपके कुछ लोग जो थे वो राब्तों में थे, तो उस पर उन्होंने कहा जी जो था वो ख़त्म हो गया, हम इतने पुरएतमाद हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये अपोजिशन जो है ये रेक्विजिशन पेश करे, रेक्विजिशन के पेश होने दें, और फिर रेक्विजिशन के पेश होने के बाद जब अदम एतमाद की तारीख तय होगी तो उससे एक दिन पहले, ये मैं आपको बड़ी खबर दे देता हूँ उनके बकौल, कि एक दिन पहले हम एक बड़ा सरप्राइज देंगे, और वो बड़ा सरप्राइज जो है वो अपोजिशन के लिए की नींदें खराब कर देगा। इजलास के लिए तो रेक्विजिशन दे चुकी है ना अपोजिशन आज? इजलास की रेक्विजिशन और बात होती है, अदम एतमाद के लिए जब रेक्विजिशन दी जाती है यस, तो उसको उस पर हर सूरत में इनको इजलास बुलाना पड़ेगा, उस पर हर सूरत इनको वो सारे इंतजाम करने पड़ेंगे जो कानून और आइन के मुताबिक अदम एतमाद के हवाले से होते हैं। इस ज़िमन में बाकायदा मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि दोनों ही तरफ से गोरे भाग रहे हैं। आपको पता है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं, ये तो हमने सबसे पहले दिया था कि उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, याद है ना आपको? उसके बाद तमाम टीवी चैनल्स आए। मैं आपको ये भी आज एक और ख़बर बड़ी दे देता हूँ, जहांगीर तरीन साहब से वज़ीर आज़म साहब का 3 दफ़ा रब्ता हुआ है। चैनल मुख्तलिफ ज़राए से एक दफ़ा चला रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब का दाखिल होना अस्पताल पाकिस्तान के अंदर, उससे पहले बीमार, उसके बाद पाकिस्तान से जाना, 3 अदवार में 3 दफ़ा रब्ता हो चुका है। और जहांगीर तरीन ग्रुप के जो 2 MNAs को तोड़ने का दावा किया जा रहा था, एक निजी टीवी चैनल्स ने ऐलान भी किया, नाम भी ले दिए थे, उस हवाले से भी जो कोशिश थी वो नाकाम हो चुकी है। और मैं आपको ये भी चले मैं बता देता हूँ कि जिस वक्त ये तहरीक अदम एतमाद पेश होती है, अब हुकूमत चाहती है कि तहरीक अदम एतमाद पेश हो ताकि हुकूमत भी अपने पत्ते शो करे। एक मीटिंग जो अपोजिशन जमात ने हुकूमती इत्तेहादी से की है, जिसको वो सामने नहीं लेकर आए, वो मीटिंग कोयटा में हुई है। अच्छा। और कोयटा में होने वाली उस मीटिंग में कोशिश की गई है उस हुकूमती इत्तेहादी को मनाने की, लेकिन वहाँ पर उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा कि आप हमें उस वक्त मनाइएगा या हमारे पास उस वक्त आइएगा जब आप देख लें कि आपकी अदम एतमाद कामयाब होने के लिए और आइंदा आपकी हुकूमत बनने के लिए वो तमाम दरवाजे खुले हैं जिनका खुला रहना आपके लिए ज़रूरी है। आप मेरा इशारा समझ गए? सही। तो उन्होंने कहा जिस वक्त वो दरवाजे खुले होंगे और हमें महसूस होगा कि उन दरवाज़ों से आप अंदर जा सकते हैं, उन दरवाज़ों से अंदर जाने के बाद आपके लिए सब कुछ मौजूद है, तो फिर आप हमें बुलाएं ना बुलाएं, हम आपका साथ देने के लिए तैयार होंगे। अब इस मामले पे आके यासर पड़ गया फटा ये पड़ गया है कि सब तो उस दरवाजे से गुजरना चाहते हैं, चंद एक के अलावा ज़्यादा तो गुजरना चाहते हैं ना। अब सब चाहते हैं कि अगर गुजरने की बारी आती है तो उसका क्रेडिट हम लें। और मैं आपको ये भी बता दूं बड़ा क्लियर, एक शख्स भी अदम एतमाद के हवाले से पीपल्स पार्टी ने नहीं तोड़ा। पीपल्स पार्टी को फौरी इलेक्शन मैंने आपको कहा सूट ही नहीं करते, नहीं तोड़ा। ये सारी जोड़ तोड़ जो हुई है ना,
ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मौलाना साहब की तरफ से हुई है। अब मुस्लिम लीग नून और मौलाना साहब की तरफ से जोड़ तोड़ हुई है, उस पर पीपल्स पार्टी यकीन नहीं रखती। और पीपल्स पार्टी से जब पूछा जाता है कि जो उस दिन बात भी बाहर निकली और इसकी तस्दीक में मुझे की पीपल्स पार्टी के उस मीटिंग में मौजूद जुम्मेदार ने, उसने कहा जी जब जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से कह दिया था कुछ पत्ते हमारे पास हैं जिन्हें हम वक्त पे शो करेंगे, तो वहाँ जब ज़्यादा इसरार किया गया तो उन्होंने कहा भाई वक्त पे शो करेंगे, आप जो मर्जी कहें, ना हम आपसे आपके पत्ते पूछते हैं ना आप हमसे हमारे पत्ते पूछें, लेकिन वक्त पे ही शो होंगे। अब मेरे पास जो इतलात हैं, जो बंदे मुस्लिम लीग नून जो दावे कर रही है, अब जैसे ही मैं आपको ये भी बता दूं, एक और काम शुरू होने लगा। जैसे ही हुकूमत को ये रिपोर्ट आ गई कि फलां शख्स जो है हमारे कैंप से निकलने लगा है, तो आप हुकूमत उसके खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल ऐसा सख्त लाएगी कि शायद वो शख्स जो है उससे भाग जाए, वो शख्स अपोजिशन की तरफ जाने से भाग जाए। और ये बाकायदा हो चुका है। मैंने आपको 3 खबरें दी है यासर। एक तो ज़हन में रखिएगा कि आज एक और मैं इसमें एक इजाफा कर दूं खबर का। आज जो बड़ी अहम मुलाकात हुई है एक मौलाना साहब से, मियां नवाज शरीफ साहब के रेफरेंस से, मियां नवाज शरीफ साहब की हिदायत पे शाहिदा खान अब्बासी की, उस पर मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है, मौलाना साहब को पैगाम दिया गया है, पहुँचाया गया है, फिर फ़ोन पे बात हुई है कि अदम एतमाद के हवाले से आप सिर्फ हम पे, हम सिर्फ आप पे एतमाद करेंगे। ये लफ्ज़ है, आप हम पे और हम आप पे एतमाद करेंगे, बाकी इत्तेहाद रहेगा, सारा कुछ रहेगा, लेकिन इत्तेमाद जो है अदम एतमाद के हवाले से आप हम पे और हम आपके साथ करेंगे, इसके अलावा किसी पे एतमाद नहीं करेंगे। कोई हमसे हाथ कर सकता है, लिहाजा हमें अपनी फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस दायरे से बाहर रखा गया है कि एतमाद अगर किया जाएगा तो एक दूसरे पे किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गिनती पे, उनके नंबर गेम्स पे और उनके पत्तों पे हम एतमाद नहीं कर सकते। आज की मुलाकात में ये बात हुई है। तो इसी सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन रुजमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, एक तरफ अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ तगोदो जारी है, हुकूमत तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिशों में मसरूफ है, तो दूसरी जानिब हुकूमत ने तरक्याती स्कीम्स में तोसी की है। पंजाब के हवाले से अगर तरक्याती स्कीम्स देखी जाएं तो बहुत सी पाया तकमील तक पहुंचने वाली हैं और बहुत सी स्कीम्स का ऐलान किया गया। उसके बाद आने वाले दिनों में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात भी हैं और पंजाब का जो इस वक्त सूरत हाल है वो सियासी मंजरनामा यह है कि वो अपोजिशन को सूट नहीं करता, हुकूमत को ज्यादा सूट करता है। अपोजिशन को परेशानी इस बात की है कि अगर तहरीक अदम एतमाद विफाक में नहीं लाई जाती और ऑप्शन पंजाब का रखा जाता है तो पंजाब में किस हद तक कामयाबी हो सकती है। अपोजिशन के दावे तो बहुत हैं, लेकिन हकाइक क्या हैं? मंजर आम पे अगर वो हकाइक आए तो अपोजिशन का नंबर गेम जो है वो बहुत कम दिखाई देता है, हुकूमत उसमें स्ट्रांग दिखाई देती है। हुकूमत की स्ट्रांग होने की बड़ी वजह क्या है? आने वाले दिनों में पंजाब के अंदर अवाम को रिलीफ क्या मिलेगा? पंजाब का सियासी मंजर होगा? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब ने। हसन साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। हसन साहब, अगर देखा जाए अपोजिशन की अब तक तगोदो का, अपोजिशन ने आपके इत्तेहादियों से मेल मुलाकातें की, चौधरी बरादरान का जो ज़हूर इलाही पैलेस है वो सियासी मरकज बना रहा पिछले दिनों। वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद कुछ असर ज़ायल हुआ जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन ने एक हवा बनाया हुआ था। लेकिन क्या समझते हैं आने वाले दिनों में बल्दियाती इंतखाबात भी हैं, तहरीक अदम एतमाद का पंजाब में भी शोर है, हुकूमत किस हद तक मजबूत है? देखिए, अगर शोर शराबे से और आनियों जानियों से और कार्रवाइयों से हुकूमतें जाती होती तो फिर तो पता नहीं क्या हाल होता। ये तो 3.5 साल से ड्रामा जारी था, इसका हर एक नया सीजन आता है। नेटफ्लिक्स पे आप सीजन देखते होंगे, ये एक नया सीजन था इनके सियासी ड्रामे का जो कि अब इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। और ये सीजन भी पहले सीजन की तरह फ्लॉप किया। इस सीजन के बाद आप देखेंगे कि ऑपोजिशन मजीद डिस्क्रेडिट होगी। उनके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये मजीद डिस्क्रेडिट होगी। और हमारा पहले दिन से ये कह रहे हैं, देखिए 2 चीज़ें, एक है परफॉर्मेंस और एक है सियासत। परफॉर्मेंस की अगर आप बात करें तो हमने एक इनकलाबी प्रोग्राम, मैं अभी सिर्फ एक इनिशिएटिव की बात कर रहा हूँ, सेहत कार्ड की। पंजाब का हर शहरी उसका स्टेक होल्डर है। आप दुनिया में किसी तरक्याती मनसूबे को देख लें, कोई किसी के बेनिफिशियरी 1% होते हैं, किसी के 5%, किसी के 10%। ये वो काम है जिसमें 100% आबादी जो है इसकी स्टेक होल्डर है और उनका एक फंडामेंटल इशू
एड्रेस हुआ है। इसके अलावा अगर मैं आपको अपने स्कूलों पे, यूनिवर्सिटियों पे, हॉस्पिटल्स पे, सड़कों पे ले जाऊं, एक लंबी बात शुरू हो जाएगी। लेकिन तरक्की में हमें कोई हमारा साथ नहीं देता। उस्मान बुज़दार साहब की जो हुकूमत है पंजाब में, मैं आपको दावे से कहता हूं कि कोई गवर्नमेंट उसको मैच नहीं कर सकती। हाँ, कार्रवाइयों में, फोटोशूट में, उसके अंदर हम जाहिर है कि उतने अच्छे नहीं है जितनी हमसे पिछली गवर्नमेंट थी, क्योंकि हम उसमें बिलीव नहीं करते। अब आते हैं सियासत पे। सियासत के अंदर पहले दिन से ऑपोजिशन जो थी वो कभी एक पेज पे नहीं आ सकी। अब एक दफा फिर उन्होंने इकट्ठे होने की कोशिश की, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी बड़ी कमजोर है। ये दर बदर गए। आपको पता है ये काफ लीग के पास गए। आप मुझे बताएं कि काफ लीग के साथ क्या ट्रैक रिकॉर्ड है नून लीग का। बारहा उनको धोखा दिया गया। 97 के अंदर क्या इन्होंने इकट्ठे इलेक्शन नहीं लड़ा था और वादा नहीं किया था कि चौधरी परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे? कैसे उन्होंने तोता चश्मी दिखाई उस इलेक्शन के बाद। उन्होंने कहा कि सिर्फ वज़ीर आला पंजाब हमारे खानदान से होगा। फिर जब मुशर्रफ साहब के दौर में इनकी भागने की बारी आई, बगैर किसी को कॉन्फिडेंस में लिए इनको अकेला छोड़ के वो बाहर भाग गए। तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि काफ लीग के हमारे जो इत्तेहादी हैं बड़े वज़ादार और तजर्बाकार सियासतदान है। कोई सोच भी कैसे सकता है कि वो नून लीग की बात में दोबारा आ सकते हैं। हसन हाबर साहब, आप कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। मौलाना साहब ने आज कह दिया कि घबराने की भी ज़रूरत है और हम अगले 48 से 72 घंटों में अदम इत्मीनान भी ला रहे हैं। और उनका दावा है कि अदम इत्मीनान जो ला रहे हैं वो आपके लोगों को तोड़ लिया है। क्या पंजाब के अंदर कोई ऐसे MNAs हैं जिन पे शक हो या जिनके हवाले से ये पता हो कि ये हुकूमत को छोड़ के अपोजिशन की तरफ जा रहे हैं? देखिए, जहां तक शक की बात है, कोई ऐसा शक नहीं। हमारे तमाम अरकान पार्लियामेंट हमारे साथ खड़े हैं। अगर कोई इक्का दुक्का ऐसे हों जो कोई साइड पे बात कर रहे हो तो मैं जाहिर है हर एक की गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन कोई बोन ऑफ डिसकंटेंट नहीं है, कोई बोन ऑफ कंटेंशन नहीं है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। सब पार्लियामेंटेरियंस मिलते हैं, उनके मसाइल होते हैं, वो हल होते हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि आप फरवरी के महीने से अगर इस आखिरी सीजन की बात करें इनके ड्रामे की, तो फरवरी से ये कह रहे थे 1 हफ्ता 2 हफ्ते, ये महीना, फरवरी का महीना, नंबर गेम पूरे हो गए, अब ये हमारे साथ मिल गए, वो मिल गए, हर जगह गए हैं। इनकी 3.5 साल की परफॉर्मेंस आप देख लें, आज भी देख लें, इनके हाथ में, इनके पल्ले में कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो शौक से लाएं। देखिए, उनका आईनी हक का, उनका जमहूरी हक का, अगर वो समझते हैं नंबर गेम उनके साइड पे है तो मैदान में आए। फिर इंतजार किस बात का है? ये तो मैदान में है, इंतजार किस बात का है? मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू तो राना साहब आप तक पहुंचा चुके हैं। उन्होंने जो रिक्विजिशन के हवाले से बात की है 48 से 72 घंटों में, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी करते हैं, वो भी जरा मुलाहिजा कर लेते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ साहब। अपोजिशन की तहरीक जो है अदम एतमाद की, ये काफ लीग पर कायम नहीं है। तो शुजात साहब की और परवेज इलाही साहब की सब मुलाकातें अच्छी रहती हैं, लेकिन आज ये फैसला शुजात साहब ने और परवेज इलाही साहब ने करना है, क्या वो इक़्तिदार के साथ रहेंगे या अवाम के साथ रहेंगे, क्योंकि अदम एतमाद उनके बगैर भी हो जाएगी। यहाँ तो उससे बहुत ज्यादा नंबर मौजूद हैं। 7 मेंबरान MPAs पे मबनी जमात 165 मेंबरान पर हावी नहीं हो सकती, ये मुमकिन नहीं है। अगर ये सियासत है तो फिर बहरा पुरानी सियासत में अगर हम जा रहे हैं तो ये सियासत कभी कामयाब नहीं हुई, तो इस दफा कामयाब हो सकती है। हसन साहब, अब्बासी साहब की आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की है, वो ये कहते हैं कि ये उन पे मुनहसर है कि वो अवाम के साथ रहते हैं या हुकूमत के साथ। तहरीक अदम एतमाद तो उनके बगैर भी कामयाब हो जाएगी। अवाम भी तहरीक इंसाफ के साथ है और इक़्तिदार भी तहरीक इंसाफ के साथ है। आप अपोजिशन लीडर्स की और नून लीग के खुसूसी तौर पर आप बयान पिछले कुछ हफ्तों के सुन लें और देख लें कि उसमें कैसे तब्दीली आई है। आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। बहरहाल बात यह है कि ये लोग सियासत को कारोबार समझते हैं। ये समझते हैं हर एक को खरीदा जा सकता है, फरोख्त किया जा सकता है। इस कोशिश में लगे हुए हैं, पहले भी लगे हुए थे। अब ये तहरीक आखिरी दमों पे है। अगर ये समझते हैं इनके पास नंबर्स पूरे हैं तो ले आए शौक से और आके मैदान में देख ले कि क्या मुकाबला बनता है। हसन हाबर साहब, इनके पास नंबर पूरे नहीं है बकौल आपके, और आप चैलेंज भी कर रहे हैं कि तहरीक अदम इत्मीनान ले आए, तो क्या आपने भी इनके अंदर कोई तोड़ फोड़ शुरू कर दी हुई है? क्या आपके पास इनके नंबर हैं? अच्छा, हम लोग जो है ना तोड़ फोड़ की सियासत में यकीन नहीं रखते, लेकिन इनके बाज़ अरकान ऐसी हैं जो हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये नंबर गेम के चक्कर में आएंगे तो हो सकता है कि इनको लेने के देने पड़ जाए। आप हसन साहब, आप कह रहे हैं हम तोड़ फोड़ की सियासत पे यकीन नहीं रखते। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बाकायदा तौर पे लफ्ज इस्तेमाल किया है कि हम अभी नहीं बताएंगे कि हमने कितने बंदे इनके तोड़ लिए हैं।
नहीं तोड़े, मतलब ये है कि कितने लोगों ने हमसे राब्ता किया है। हम जाकर खरीदो फरोख्त नहीं करते, हम विंडो शॉपिंग में बिलीव नहीं करते, हम सियासत को कारोबार नहीं समझते। अगर कोई खुद आगे चल के बात करे तो बात तो करनी है ना, सियासत में बातचीत तो होती है। कितने कहोगे लोग, कितने लोग इनके हैं जी? चलें ये 10, 15, 20, 5, 1, 2, 3। राणा साहब, हम बढ़ के नहीं लगाते, हम ऐसे झूठे दावे और ऐसी बातें नहीं करते। इनके पास अगर नंबर, हम तो गवर्नमेंट में बैठे हैं ना, बैठे हैं 3.5 साल से बैठे हैं, इन्होंने नंबर प्रूफ कर लिया ना, ले आए नंबर, फिर देख लेते हैं। चलें हसन साहब, अगर ये 72 घंटों में अदम एतमाद की तहरीक लाते हैं तो क्या आप इनकी अदम एतमाद की तहरीक से पहले कोई बड़ा सरप्राइज देंगे? कोई सरप्राइज नहीं है तहरीक आपकी तरफ से, आपकी तरफ से सरप्राइज नहीं, कोई हमारी तरफ सरप्राइज नहीं है। ये तहरीक आदम एतमाद लिया है, इनको नंबर गेम की सारी समझ आ जाएगी, और उसके बाद ये फिर ऐसे ऐसे बहाने तराशेंगे कि मैं और आप इसी शो पे इंशाल्लाह बैठ के बात कर रहे होंगे, वो कहेंगे ये हो गया वो हो गया, आप सुन लीजिएगा इनकी बातें। मैं भी इधर ही हूँ और आप भी इधर ही हैं। हसन साहब, जैसा कि आपके 2 अरकान असम्बली ने रिपोर्ट किया था कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, हमें अप्रोच किया गया, पैसों की ऑफर की गई है, जब इत्तेहादियों के साथ राबिते हुए हैं तो क्या इत्तेहादियों ने बताया कि अपोजिशन ने इत्तेहादियों को क्या ऑफर किया था? नहीं, ये मैं नहीं इस बात पे को बात करना चाहता कि उनसे बात की, लेकिन आप लोग हॉर्स ट्रेडिंग पे हैरान क्यों होते हैं? आप लोग छांगा मांगा की सियासत भूल गए हैं। तारीख की किताबें जो है वो खुद गवाही दे रही हैं कि कौन है छांगा मांगा के सियासतदान। तो छांगा मांगा के सियासतदान आज दोबारा उन्हीं हरबों पे हैं, लेकिन मसला ये है कि अब ये 1990 की जो दिहाई है वो रही नहीं है। अब दुनिया आगे जा चुकी है, 21वीं सदी है, लोगों को पता चल गया, और हुकूमत वो है जिसके साथ अवाम भी इक़्तिदार भी है। लेकिन छांगा मांगा के सियासतदान जी कोशिश तो करते रहेंगे, वो तो नहीं बदलेंगे। अच्छा जी, आपके एक सियासी हरीफ जो हैं वो आपके पंजाब में दाखिल हो गए, बड़ा पुरजोर जुलूस लेके आ रहे हैं, बहुत बड़ा एक मजमा लेके आ रहे हैं। पंजाब में आप उन्हें वेलकम करेंगे? पंजाब में उनके रास्ते में रुकावट पैदा होगी? जो उनका दावा कि हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा की जा रही, कोई रुकावट नहीं है। उन्होंने सेविंग ग्रेस भी तो है ना, उन्होंने कुछ लोगों को बताना भी तो है कि उनके साथ लोग क्यों काम है, तो इसी तरह के बहाने ढूंढेंगे। देखें, आपने कहा कि जबरदस्त उन्होंने एंट्री दी है, तो उस एंट्री को कंपेयर करने अपनी अपनी पार्टी के जिन लोगों ने पार्टी बनाई, उनके नाना ने, उनकी वालदा मरहुमा ने, उनकी आप देख लें जल से, और आप खुद कंपेयर करके एज ए न्यूट्रल जर्नलिस्ट फैसला कर लें कि इनके लॉन्ग मार्च में कोई दम है कि नहीं है। बहरहाल पंजाब हुकूमत के बिहाफ से मैं ये कहता हूँ कि उनको आने की इजाजत है, जो उनसे बातें एग्रीड हुई है, जो इजाजतें उन्होंने ली है उसके मुताबिक चले, कोई मसला नहीं, हम उनको वेलकम करते हैं। वो आए, अपना जो जलसा जुलूस अपना मार्च करने करें, उनका हक है, जमहूरी क्या फर्क पड़ता है इससे। जिस तरह आप उनको वेलकम करने की बात कर रहे हैं, क्या उसी तरीके से पीडीएम के मार्च को भी वेलकम किया जाएगा? देखिए इंशाल्लाह, देखिए प्रिंसिपल्स हमारे चेंज नहीं होते, हमारे प्रिंसिपल्स किसी एक सियासी जमात के लिए नहीं है। अगर पीडीएम भी ये करना चाहेगी, कवायद और ज़वाबित के अंदर रहेगी, तो उनको भी इजाजत देंगे इंशाल्लाह, उनका भी हक है उतना ही। ये कोई स्पेशली पीपल्स पार्टी के लिए तो हमने असूल बनाया नहीं है। अच्छा, एहसान अमर साहब, वज़ीर आज़म साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया इस वक्त में जब मुमकिन नहीं था। पेट्रोल की कीमत कम की, बिजली की कीमत कम की, नई इंडस्ट्रीज़ के लिए बेइंतहा काम किया, ऐलानात किए उस पर। लेकिन इन ऐलानात के बाद पेट्रोल की कीमत कम होने के बावजूद, बिजली के रेट्स कम होने के बावजूद, दीगर अशिया जो खुर्दनोश की अशिया हैं उनकी कीमतों में फ़र्क नहीं पा रहा। इस पर हुकूमत क्या करने जा रही है? राणा साहब देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहले 3 अशिया खुर्दनोश के ऊपर एहसास राशन प्रोग्राम के अंदर 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन को सब्सिडी दी गई। अब बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की गई। आप बेहतर समझते हैं कि जब पेट्रोल जो है वो एक इनपुट है बहुत सी चीज़ों की, जब फ्यूल की प्राइसेस और बिजली की प्राइसेस नीचे आती हैं उसका एक लैग होता है। यही जो कीमतें नीचे आई हैं, सब चीज़ों में उसकी प्राइस रिफ्लेक्ट करेगी। जब लोगों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे जाएगी, इंशाल्लाह उसका भी फर्क आएगा। लेकिन आप ये देखें कि इतने मुश्किल हालात में वज़ीर आज़म ने एक छक्का मारा है, और मैं आपको बताऊं 2 दिन के अंदर 3 छक्के मारे हैं उन्होंने, क्रिकेट याद ताज़ा कर दी। पहले पेट्रोल डीजल की कीमत नीचे की, बिजली की कीमत नीचे की, अगले दिन जो है वो इंडस्ट्रियल पैकेज दिया, फिर इत्तेहादियों से मुलाकात हुई। ये 3 छक्कों ने जो है ना ऑपोजिशन को जो है ना उनकी हवाइयां उड़ा के रख दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका क्रेडिट लेती है, वो कहती है कि हमने अवामी मार्च निकाला है तो हुकूमत पे प्रेशर बढ़ा है, जिसकी वजह से ये ऐलानात किए गए। तो इसका मतलब है कि जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो फिर कीमत मजीद नीचे आ चुकेगी, अगर उनकी वजह से पेट्रोल की कीमत नीचे आ रही है। ये उनके ख्वाब हैं, उनको सेविंग ग्रेस चाहिए, कुछ उनको भी भागने का रास्ता दें। भागने का रास्ता हर एक को चाहिए होता है। कभी वो कहते हैं हमें रोक रहे हैं, कभी वो कहते हैं हमारी वजह से है, उनको वो भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कोई बात नहीं,
लेकिन आपको और मुझे पता है, देखिए बात ये है, जब हम लोग हमेशा से ये कहते आए हैं और ये बात सच है कि जो ग्लोबल लेयर है, वेव है इन्फ्लेशन की, उसकी वजह से कीमतें ऊपर है और हमारा ये ख्याल था कि कुछ हफ्तों में, महीनों में ये रिसीड कर जाएगी। अब जब यूक्रेन का क्राइसिस शुरू हुआ है, ये नजर आ रहा है कि ये क्राइसिस प्रोलॉन्ग होना है, लोगों की मुश्किलात लंबी है, हमें कोई ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने और वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये मेगा पैकेज दिया गया है। मसला ये है कि उनका चार्टर ऑफ डिमांड जो है ना, वो एक ही दिन में जमीन पे गिर गया है। अब उनको समझ नहीं आ रही कि अब हम मार्च मजीद करें या घरों को वापस जाएं, क्योंकि जो डिमांड हम कर रहे थे वो तो अपनी जगह रही नहीं। बाकी तमाम माशी इशारे अच्छे थे, डेवलपमेंट का काम था, आलमी माशी मंजरनामा जो है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान में महंगाई और खिते में महंगाई में मजीद इजाफा होना है, लेकिन ऐसी सूरत हाल के पेश नजर हुकूमत ने एक बड़ा इकदाम उठाया, मुश्किल फैसला किया है, लेकिन उसके जो समरात है वो अवाम तक पहुंचेंगे। अवामी फलाह बहबूद के हवाले से ये फैसला किया गया। बहुत शुक्रिया हसन खबर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरामे पे मजीद भी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद के लिए जब अपोजिशन जमातें मिल बैठी तो उन्होंने बहुत से फैसले किए, बहुत सी सिफारिशात हुई, बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय दी, बहुत से रहनुमाओं ने अपने कुछ मुतालबात रखे, एक मैकेनिज्म तय किया गया। उस मैकेनिज्म के नतीजे में मौलाना फजलुर रहमान जो है, उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से क्या चाहिए? तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में एक जो तरीका वज़ा किया गया, उस तरीके के तहत मौलाना फजलुर रहमान क्या चाहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान को खदशात क्या हैं, इसी बारे में राना साहब से बात करेंगे। राना साहब, जब तरीका कार वज़ा हो रहा था, हर एक ने अपनी डिमांड्स भी रखी होंगी, तो फजलुर रहमान की जानिब से शहबाज शरीफ साहब के सामने या आसिफ अली जरदारी साहब के सामने राय क्या रखी गई, डिमांड्स क्या थी? चलिए जी, मैं आपको आज फार्मूला बता देता हूँ कि इनका आपस में फार्मूला तय क्या हुआ है। तय हुआ है, फाइनल नहीं हुआ। लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ कि तय हो गया है, फाइनल उन्होंने कहा जी वक्त आएगा देख लेंगे। मौलाना साहब अपने साहबजादे के लिए चाह रहे हैं जनाब स्पीकर, अच्छा, स्पीकरशिप इंटरिम गवर्नमेंट में, और साथ उन्होंने कहा जी जैसे हम यहां पे अदम एतमाद लाएंगे उसके फौरी बाद जो है सेनेट में जाएंगे, और सेनेट में जो है वो चेयरमैन जो है अब्दुल गफूर हैदरी साहब को बनाया जाए। सही। ये मौलाना साहब की तरफ से ज़राए कहते हैं कि ये बात जा चुकी है। उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म आपका, डिप्टी स्पीकर आपका, वफाक में जो वजारतें बनेंगी वो इत्तेहादियों को हमें जो देंगे, लेकिन हमें दो चीज़ें बिल्कुल वाज़े, ये वाज़े उन्होंने कहा। वो हैदरी साहब के लिए बलोचिस्तान नहीं जाते? नहीं जी, अभी बलोचिस्तान हैदरी साहब बन नहीं ना सकते ना। सही। एक सेनेटर है, सेनेटर वज़ीर आला तो नहीं बन सकता ना बलोचिस्तान में। देखिए मैं उसके बाद में बता देता हूँ, बलोचिस्तान में जो है उनके उम्मीदवार जो है अब्दुल वासे हैं। अच्छा, मौलाना अब्दुल वासे। अब मौलाना साहब ने जिन खदशात का इजहार अपने करीबी हलकों में किया, उन्होंने कहा जी हम तो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, हम कर भी देंगे, हमारा सारा मामला भी ठीक हो जाएगा, हम जो कमिटमेंट करेंगे पूरी भी करेंगे, मुस्लिम लीग नून भी हमारे साथ कमिटमेंट पूरी कर लेगी, पीपल्स पार्टी हमारे साथ हाथ ना कर जाए। और अब उन्होंने ये जो तहरीक अदम एतमाद पेश करने से पहले गारंटर से वादा लेना है, और उस वादे में गारंटी जो है मौलाना साहब ने डाडी, जिनको कहते हैं पंजाबी डाडी गारंटी मांगी है, वो एक सख्त गारंटी मांगी है कि वो किसकी होगी? मैं अभी नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो गारंटी जिसकी मांगी है, अच्छा, कि इसकी गारंटी हमें चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने एक स्पीकरशिप मांग ली है, एक चेयरमैन सेनेट मांग लिया है। सूबों की तरफ अभी गए नहीं, अगर सूबों में जाते हैं तो बड़ा क्लियर है उनका, बलोचिस्तान में मौलाना अब्दुल वासे होंगे वज़ीर आला उनकी तरफ से। अब बड़ी क्लियर है, अगर मौलाना अब्दुल वासे उधर हैं तो बाप तो इनके साथ नहीं होगा ना, और बाप अगर इनके साथ नहीं है तो फिर ये किस तरह के बाप पार्टी जो है अगर इनके साथ नहीं है तो फिर आप क्या समझते हैं कि सेनेट में ले जाएंगे? ये ऐसा नहीं है यासर। अभी तो ये सारे लोग अपने अपने ताईं ये सारी चीज़ें तय करके बैठे हैं। अब इस सारे मामले में वजारत उस्मा जो है, चले मैं आपको ये भी बड़ी खबर दे दूँ, वजारत उस्मा मुस्लिम लीग नून के हाथ नहीं आ रही, जो फार्मूले में है वो पीपल्स पार्टी के पास जा रही है। नहीं, फार्मूले के तहत ही तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं मिल रही। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जरदारी साहब क्या हवा में बात करके, आप देख लीजिएगा,
आप भी देख लीजिएगा, वक्त तो आने दें। देखना क्या है राना साहब, तो तहरीक अदम एतमाद मंजूर होती नहीं, कामयाब होती नहीं दिखाई दे रही, तो क्या देखेंगे? मैं तो फार्मूले की बात कर रहा हूँ ना फिलहाल। देखिए, फार्मूले में शहबाज शरीफ है, हकीकत में राजा परवेज अशरफ हो सकते हैं, हकीकत में कोई और भी हो सकता है। मैं आपको वो बता रहा, चूंकि 3 माह का इंटरम पीरियड जो है, और मैं आपको ये भी बता दूं, बड़ा ड्रामा हो जाना है। आप बड़ी खबरें लेना चाहते हैं, मैं तो कह रहा था कल दूंगा खबर। ड्रामा ये हो जाना है, फड्डा पड़ जाना है। पीपल्स पार्टी नहीं इंटरम चाहती, सिस्टम नहीं इंटरम सिस्टम चाहती। वो चाहती है कि अगर जो भी हो, अगर अदम एतमाद कामयाब हो, अगर मैं फिर लफ्ज़ कह रहा हूँ, तो फिर 1.5 साल जो बाकिया है वो चले। नून लीग इस पे तैयार नहीं है, मौलाना साहब इस पे तैयार नहीं है, वो तो नए इंतखाबात चाहते वो नए इंतखाबात चाहते हैं। पीपल्स पार्टी अगर फौरी नए इंतखाबात होते हैं तो पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो जो नारे लगा रहे हैं बिलावल साहब उस पर अमल हो जाए, वो पीपल्स पार्टी जीत जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। और एक और मैं आपको बड़ी खबर दे दूं राना साहब, मुझे ये मुला, एक और दे दूं यासर, मैं आपको बता दूं, जो एक जोर तौर के मास्टर ये कह रहे थे ना कि मेरे हर तरफ राब्ते हो गए हैं। आज एक महफिल के अंदर मुस्लिम लीग नून और मौलाना साहब की बैठक में ये पैगाम नून लीग के अहम रहनुमा ने कहा कि जनाब, जिनके मुतल्लक मुफाहमत के बादशाह बता रहे थे वो हमारे साथ नहीं है। वो किधर गए? उन्होंने कहा जी वो हुकूमत के साथ ही करें। उन्होंने कहा मुफाहमत के बाद खड़े हैं, राब्ते के बाद खड़े हैं, ये राब्ता हुआ ही नहीं। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मुफाहमत के बादशाह ने कहा था कि फलां अदारा हमारे साथ है, सही, हमारे साथ, हमें हर सब तरफ से एनओसी है। उन्होंने कहा जी वो गलत बयानी दे रहे हैं, एनओसी किसी तरफ से नहीं है। यानी एनओसी तब्दील नहीं हुआ है, एनओसी जारी नहीं हुआ, जारी नहीं हुआ। अच्छा, उन्होंने कहा एनओसी जारी ही नहीं हुआ। तो इसी वजह से, लेकिन मौलाना साहब का कहना है कि एक दफ़ा हमें इनको चेक कर लेने दें, उसके बाद ये किसी जगह में खड़े होने के काबिल नहीं। अभी भी वो समझते हैं कि टेस्टर लगा लेना चाहिए। हाँ, देखें टेस्टर लगाएंगे, वो हो सकता है ये टेस्टर और स्पीकर को लगाए। आपको ये भी बता दें, ये जो एक तो इनकी सारी जो नजरें ना यासर, सारी जो नजरें हैं वो अदम इत्माद से पहले ये जो रोजाना की हेयरिंग और दूसरे मामला चल रहे हैं ना फॉरेन फंडिंग केस में, अभी इनको ये यकीन है कि शायद फॉरेन फंडिंग केस में कोई ऐसा करिश्मा हो जाए कि जिससे हमारे लिए रास्ता इंतहाई आसान हो जाए, जिससे इंतहाई आसान हो जाए। नहीं तो ये फरवरी में क्यों नहीं अदम इत्माद लेके आए? मार्च आ गया ना, आज मार्च के कितने दिन हो गए, क्यों नहीं लेके आ रहे? तो ये मेरे पास जो इतलात है, ये इनका सारा 80% दारोमदार फॉरेन फंडिंग केस पे। अच्छा, जो 20% है वो जो इनको मुस्लिम लीग नून ने दिखाया हुआ है कि इतने लोग हमारे पास हैं। यानी पीपल्स पार्टी की कोई रेशो शामिल नहीं। या सर, अब ना छांगा मांगा, ये अपोजिशन में छांगा मांगा जा नहीं सकते, मरी लेके जा नहीं सकते, किसी और जगह किसी को छुपा नहीं सकते। अगर आप ये कहें कि कान असम्बली को सिंध लेके जाना है, तो अब ऐसा भी मुमकिन नहीं है। पीपल्स पार्टी सिंध ले जाने के खुद भी हक में नहीं है। तो जब अरकान असम्बली को आप कहीं रख नहीं सकते, कहीं लेकर नहीं जा सकते, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट उस वक्त हुकूमत को होता है। अपने लॉन्ग मार्च में शामिल करें, साथ साथ फिर आते रहे, नहीं वेड़ लेने हो। ये मीडिया जो है ना, ये भी मौजूद है। चले, लॉन्ग मार्च के हवाले से तो उनकी हिकमत अमली मजबूत दिखाई देती है, लेकिन तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो नंबर गेम है और जो फार्मूला तय पाया, उस फार्मूले के तहत तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती दिखाई नहीं देती। लेकिन अपोजिशन अपना जोर लगा रही है, तो अपोजिशन का जोर भी देखते हैं कि अपोजिशन का जोर किस हद तक है और हुकूमत को जो आजमाया जा रहा है, तो हुकूमत का नतीजा क्या निकलता है। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पे गुफ्तगू हो चुकी है, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पे बात करेंगे और पंजाब पुलिस में मैकेनिज्म क्या तब्दील हुआ है उस पर एक रोशनी डालेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो उसने एक नारा लगाया था कि इदारों में इस्लाहात की जाएंगी। साथ ही साथ ये बताया गया था कि थाना कल्चर का खात्मा किया जाएगा, पंजाब पुलिस को नए खतूत पर उस्तवार किया जाएगा। कुछ बेहतरी भी आई, मॉडल भी तब्दील हुए और मॉडल तब्दील होने की वजह से अवाम और पुलिस का राबिता भी बहाल हुआ। लेकिन पिछले कुछ अरसे में अगर पंजाब पुलिस की कारकर्दगी देखी जाए तो जराइम के ग्राफ में फिर से इजाफा होने लगा है। उसके बहुत से मुहर्रिकात हैं, उसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं
जिसके बायस पंजाब पुलिस की कारकर्दगी तो मुतासिर हुई, इस्लाहात के हवाले से जो निज़ाम जारी था उसको भी कुछ ब्रेक लग गई। अब फिर से असर नौ जायजा लिया जा रहा है कि जराइम की शरह में इजाफा क्यों हो रहा है। अगर रवा साल के पहले 2 माह देखे जाए तो जराइम की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। रज़नी की वारदातें हों, डकैती की वारदातें हों, चोरी की वारदातें हों, उसमें एक सेफ सिटीज कैमरा का गैर फाल होना भी शामिल है। उसके साथ साथ नए खतूत पर जो उस्तवार किया जा रहा था पंजाब पुलिस को, उसमें कहीं ना कहीं कोई रुकावट आई। अब तब्दीली क्या की गई है, नई हिकमत अमली क्या है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पुलिस के हवाले से कारकर्दगी को किस तरीके से बेहतर बनाया जाएगा और जराइम की शरह में कमी जो है उसको लाने के लिए इकदाम क्या हो रहे हैं? देखिए यासर, मुझे आज बड़े एक ज़िम्मेदार हुकूमती शख्सियत से मैंने यही सवाल किया कि भाई पंजाब के अंदर जराइम की रेशो बढ़ गई है, मुकदमात का अंदराज बढ़ रहा है, बहुत से ऐसे वाक़यात रोज़ाना सामने आते हैं जिनका तसव्वुर भी नहीं था। तो उस पर उन्होंने कहा जी ये मुकदमात का रेशो बढ़ना, मुकदमात का अंदराज बढ़ना जो है वो इस चीज़ की निशानी है कि हमने वाज़ेह हदायत जारी की हुई है कि अगर कोई एप्लीकेशन लेके आता है तो उसका फौरी मुकदमा दर्ज किया जाए, उसको थाने के मुसलसल चक्कर ना लगवाए जाए, फिर इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो उसकी मुकम्मल जांच पड़ताल करे, उसके देखे अगर वो मुकदमा दुरुस्त है, अगर उसके हकाइक दुरुस्त है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो, अगर हकाइक दुरुस्त नहीं है तो मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। उसने कहा इस वजह से मुकदमात का अंदराज मुकदमा ज़्यादा दर्ज हो रहे हैं, तो इस तरह लग रहा है जैसे जराइम की रेशो बढ़ गई है। उसने कहा नहीं, तो इसका बड़े सिंपल सा हाल था कि हम मुकदमा दर्ज नहीं करते थे, FIR दर्ज नहीं होती थी, तो एक हम सिंपल सा एक रिकॉर्ड पेश कर देते थे कि जनाब इस महीने में सिर्फ 50 FIR दर्ज है। अच्छी कारकर्दगी के मुकदमा बगैर किसी सिफारिश के दर्ज होता है, लेकिन उसका जवाब बना के वो तफसील तो नहीं ना दी जा सकती, आप वजाहत तो नहीं उसकी दे सकते कि जराइम की शरह में इजाफा इसलिए है कि मुकदमात हम दर्ज कर कह रहे हैं जराइम। देखें, जराइम की शरह में इजाफा तो नजर आ रहा है ना। अब रोजाना कोई एक ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन हमें यह नहीं पता चलता कि इतने मर्डर हो गए, इतनी चोरी डकैती की वारदातें हो गई, इतने फलां काम हो गए, इतने फलां काम हो गए। रोजाना हमें ये चीज़ें नजर आती हैं और ये हकाइक हैं, और इसमें पुलिस की नाहली भी है। नाहली नहीं, बहुत ज्यादा नाहली है। यानी चोरी की वारदातें ज्यादा रिपोर्ट होना शुरू होगी तो मान लिया कि चोरी की वारदात, अब कत्ल की वारदात, आप राजधानी के दौरान आप किसी को गोली मार के कत्ल कर जाएं तो उसकी वारदात मैंने क्राइम बीट भी किया है, क्राइम रिपोर्टर। जो कत्ल की वारदात होती है ना, वो उसके लिए आपको एक ज़हन में रखिए, चाहे आप दुनिया की बेहतरीन पुलिस को ला के बिठा दें, कत्ल की वारदात जो कत्ल करने जा रहा है उसका जो तरीक़ेकार है, उसने घर के अंदर घुस के जिस तरह भतीजे ने 3 अपने फैमिली के मेंबर्स मार दिए, अब उस पर पुलिस कुछ नहीं कर सकती, उस पर इंटेलिजेंस अदारे भी कुछ नहीं कर सकते। मैं चोरी के दौरान ये देखिए, ये रोकना होता है। इसके लिए इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, उनके बकौल के वो सिस्टम ये है कि ये देखते हैं कि किस जगह से किसको पकड़ना जाना है, और इनके CIA स्टाफ जो है उसको अब इस पे लगा दिया है, कुछ अफसरान को लगा दिया। अब इन्होंने क्या काम किया है पंजाब पुलिस में, पहली दफा ऐसा हुआ है, इसका हमें क्रेडिट देना होगा कि इन्होंने मुख्तलिफ, पहले होता था एक SHO को चेक करना, एक सब इंस्पेक्टर, अब ऐसा नहीं हो रहा, अब DPOs की सतह पे चेक किया जा रहा है। और ये IG पंजाब ने बड़े सख्त इक़दाम किए हैं कि जनाब किसी सूरत में माफ नहीं, मत देखते हैं कौन कौन से ऐसे DPOs हैं जो अवामी राब्ते में हैं, अवाम से। इसमें 4 नाम बताता हूँ, जिन 4 अफराद को नंबर 1 के करार दिया गया है, उनमें DPO ओकारा है। उसको DPO ओकारा को कहा गया है कि जनाब कि ये बेहतरीन काम कर रहे हैं। उसके बाद DPO सियालकोट हैं, उनके मुतालिक तो ये कहा गया है कि वो अपने कमरे में नहीं बैठते, बाहर खुली कचहरी लगाते हैं, आम लोगों से मिलते हैं, कपड़े चेंज करके शहर में फिरते हैं, हसन इकबाल जो है। और उनके इसी तरह DPO, मैंने ओकारा का बताया, DPO ओकारा का भी यही कहा जा रहा है कि DPO ओकारा जो है फैसल गुलजार, वो भी इसी तरह गली मोहल्लों सड़कों पे जाते हैं, वो अपना हुलिया बदल के जाते हैं, थानों तक में जाते हैं। उसके बाद DIG लाहौर का कहा गया कि PSL और लाहौर का जराइम, इसके बावजूद उन्होंने क्या 24 आवर्स उन्होंने ड्यूटी दी, उन्होंने बेहतरीन किया। जराइम की रेशो बड़ी जरूर है, लेकिन उसके बावजूद उसको कई ऐसे गैंग जो गिरफ्तार, फिर वकास नज़ीर का नाम लिया गया, राजन बोर्ड डेरा गाजी खान की तरफ से, राना फैसल का नाम लिया गया। यानी ये वो लोग हैं जिनके मतलब एक रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये इन लोगों ने अवामी राब्ता, अवाम में जाना, असल पुलिस का जो हक है वो अदा किया। बाकियों के कैटेगरी 2, 3, 4 पे नहीं होंगी, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके नतीजे में उन्हें जांचा और परखा जाएगा। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।